हेलो बच्चों, एक बार और मैं आपकी निहालिका मैम 6 to 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आशा ये भी करती हूँ कि आपने अब तक जो भी सिखाया है उन सबको रिवाइज़ किया है, उससे कुछ ना कुछ सीखा है। आज आप लोग देख रहे हो कि जो कुछ आपने सीखा है उसमें से कुछ चीज़ जो है वो बोर्ड पर लिखी गई है, जैसे कि वेरिएबल जो आप सीख चुके हैं पिछली क्लास में। आपने वेरिएबल में क्या वेरिएबल्स होता है, कैसे इसको हम लोग जमा करते हैं, कैसे इसको हम लोग घटाते हैं, ऐड कैसे करते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, साथ ही साथ हमने इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा करना भी सीखा। और एक बार और मैं आपको दोबारा फटाफट याद दिला देती हूँ कि क्या जो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है और आज ही हमारे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को आगे सीखने से पहले आप उसके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें कि पहले उसमें क्या सिखाया गया है, क्या बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको आगे की क्लास में जो भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमने सीखा था वेरिएबल जिसको हम प्रेजेंट करते हैं पूरे गणित में, पूरे मैथ में हम उसको प्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट्स ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी अल्फ़ाबेट्स जिसके द्वारा हम चर को, वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो उसमें हमारे नंबर्स होते हैं जैसे कि 6, 48 या -5 या -2 या 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर, गिनती, काउंटिंग, अंक, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जो हो जिसको हम हिंदी में आप लोगों ने किताब में देखा होगा कि लिखा होगा अचर। तो अब हम लोग याद रखेंगे कि क्या हमारे वेरिएबल है, क्या हमारे कांस्टेंट है, क्या चर है और क्या अचर, कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया चर और अचर क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है, तो आप आगे की जो भी सीखने वाली चीज़ें हैं, सिखाने वाली चीज़ें हैं, उनको आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आज हम अपने नए टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। टर्म्स पद, फैक्टर्स गुणनखंड, कोएफिशिएंट्स गुणांक। जो बड़ी क्लासेस के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो सिक्स के बच्चे हैं, 7th के बच्चे हैं या फर्स्ट टाइम जो अभी 8th में गए हैं और अभी उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला है, जिस वजह से इसकी जानकारी उनको पूर्ण रूप से पूरी तरह से नहीं है। तो आज मैं इसी को आप लोगों को बताऊंगी कि हम सबसे पहले किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले, उनके फॉर्मूलों को सीखने से पहले, सूत्रों को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अप्लाई किसके लिए करने जा रहे हैं, कि जो भी सूत्र है किस लिए अप्लाई करते हैं हम। तो उसके लिए हमें इन 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स, ये है क्या? बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा, पद, गुणनखंड और गुणांक। आप लोग ध्यान देना क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है और इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको ये अगर समझ में आ जाता है तो आगे जितने भी मैथ्स के सम्स को सॉल्व करेंगे तो ये अगर आपका बेस क्लियर है तो आप उसको आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं टर्म्स को। सबसे पहले हम किसको लेकर के चलते हैं? टर्म्स। टर्म्स क्या है वो हम जानते हैं। उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने में एक एक्सप्रेशन ले लेती हूँ। एक्सप्रेशन एक तरीके मतलब इक्वेशन एक ले लेती हूँ एग्जांपल, वो है 6xy + 9। ये आपके सामने में दिख रहा है कि आपके सामने में एक एक्सप्रेशन है, ये जो आपके सामने में है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स समझना बहुत ईजी है, टर्म्स को समझना बहुत ईजी है। तो ये जो पूरा आगे का ये जो है, इस पूरे को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये है इसमें सेकंड टर्म। जब 2 नंबर्स बेशक उनके साथ में एक्स वाई हो, ये पूरा एक्स वाई मिला करके एक नंबर बना हुआ है। अभी मैं इसको आप लोगों को डेफिनेशन के थ्रू भी लिख करके बताऊंगी कि आपको ये अगर भूल भी जाते हैं तो आपको ये फिर से उस डेफिनेशन को पढ़ो तो आप लोगों को फिर से याद आ जाए। तो ये पूरा और दूसरा ये नंबर, ये जब ये प्लस की वजह से ये संख्या अलग हो गई है पूरी और ये 9 अलग हो गया है। ऐसे ही आगे ये मान लीजिए 9x - 2x एक और होता फॉर एग्जाम्पल,
2x या फिर 2z मैं अलग वेरिएबल के साथ में आपको लेके बता देती हूँ। अगर ये होता तो ये एक और टर्म हो जाता, तो ये होता है पद, ये होते हैं इसके पद। तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं अभी आप लोगों को? 1 2 3, जो सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग किए जाते हैं प्लस और माइनस के द्वारा। किस किस के द्वारा? प्लस माइनस, जमा और घटा के द्वारा। जब हम नंबर्स को सेपरेट करते, अलग अलग करते हैं, तो इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो आइए मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन के थ्रू ये बताती हूँ, एक लाइन के द्वारा, कि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पर 6xy प्लस 9 यह एक्सप्रेशन दो पदों को मिलाकर बना है। पहला पद, दूसरा पद, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, टू टर्म्स को मिलाकर के ये बना है एक्सप्रेशन। तो इसके थ्रू हमने सीखा कि हमारे टर्म्स क्या है। ये 2 3 4 5 जो एडिशन प्लस के निशान और माइनस के निशान के द्वारा जब ये अलग अलग पदों में टर्म्स में बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके से हमारे सामने जो है वो टर्म्स आते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको याद रख सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स को लेकर के ये एक्सप्रेशन जो है बना है। बताया मैं आपको अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी 3 टर्म्स का। यह आपके सामने एक और एक्सप्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप लोगों को दिखा यहाँ पर 3 टर्म्स है, जिसको इस प्लस के निशान ने, इस प्लस ने जिसको अलग अलग उसमें सेपरेट कर दिया, तो ये टर्म्स हमारे सामने आ गए हैं। तो आप इजीली किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके बता सकते हैं कि वो कितने टर्म्स का है। टर्म्स, अब बस ध्यान दीजिएगा कि जब इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशंस है, इसके बारे में भी हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर में ही, इनके बीच में, लेकिन ये एक ही पूरा एक टर्म है, ये भी पूरा एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। इसके साथ में 2 वेरिएबल्स, 2 चर जो है वो है, यहाँ पे एक अचर और एक ही चर है, और ये जो है सिंगल कांस्टेंट हमारे पास में अचर है। और यहाँ पर ये रहा इसका डेफिनेशन एक बार और, कि यह एक्सप्रेशन जो है 3 पदों को मिलाकर बना है, फर्स्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 3 टर्म्स। इसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं, हमारा पहला पद है 3xy, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, सेकंड टर्म है हमारा 4x एंड थर्ड है हमारा 8। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब मे भी अगर इसके बीच में माइनस का होता है, तो जो हमारा यहाँ पर हमें उसके जो भी यहाँ निशान लगा है, उसके साथ में ही वो पूरा जो है वो नंबर माना जाएगा। जब हमारे किसी भी नंबर के आगे प्लस का निशान होता है तो हम उसको नहीं शो करते, बट हमें माइनस के निशान को ज़रूर शो करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को निशान चेंज करके भी बता दिया है। तो आइए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी इससे पहले हमने टर्म्स जो है वो सीख लिया। टर्म्स में हमने 2 एक्सप्रेशन के थ्रू हमने कैसे, ये कितने टर्म्स है एक बार और आप बोल सकते हैं, तो 1 2 टर्म्स है। यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1 2 एंड 3। अब हम टर्म्स के आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं फैक्टर्स, गुणनखंड। अब हम सीखेंगे गुणनखंड के बारे में कि गुणनखंड इस एक्सप्रेशन में क्या है। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन 1 का जो पहला था 6xy, फर्स्ट टर्म जो था 6xy, उसको लिया। इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करने का कि हम, आपने पहले भी छोटी क्लासेस में किया होगा कि किसी भी अंक को जब हम उसके छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, 2 के टेबल से हम स्टार्ट करते हैं, कितने छोटे टुकड़ों में हम उसको बांट सकते हैं जिसमें वो गुणा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि 6 जो है 2 इंटू मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। तो इससे ज़्यादा इसको छोटे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते। तो ये 6 का गुणनखंड हुआ, साथ ही साथ इसके साथ x भी गुणा हो रहा है और y भी। तो ये हो गया 6xy का फैक्टर्स गुणनखंड। बहुत सिंपल है ना ये, इसको देख के आपको पक्का याद आ गया होगा कि आपने छोटी क्लासेस में किया है इसको। और मुझे पता है आधे से बच्चे जो है, ज़्यादा बच्चे, ये उनको ये आंसर पता चल गया होगा कि 9 के फैक्टर्स, 9 का गुणनखंड क्या है। तो बिल्कुल सही हैं आप लोग। 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 तिया
9, ये है 9 के फैक्टर्स। उसके बाद में हमने दूसरे एक्सप्रेशन के बारे में सीखा था। दूसरे एक्सप्रेशन में हमारे 3 टर्म्स थे। पहले टर्म में अगर हम इसके फैक्टर करने जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑलरेडी मतलब एक सबसे मतलब स्मॉल टेबल है ये, 2 के बाद 3 का ही आता है, तो 3 को हम इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई x भी 1 है और y भी 1 है यहाँ पे। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स गुणनखंड। उसके बाद में 4 का बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू x, तो ये हो गया हमारा 4x का फैक्टर। एंड देन हमारा 8 का फैक्टर जो है वही बहुत सिंपल होता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 का फैक्टर्स। ये है हमारा फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। ऐसे ही मान लीजिए कोई बड़ा नंबर भी आपके सामने आ जाता है तो वो किस किस से मल्टीप्लाई होकर के वही उसके फैक्टर्स गुणनखंड कहलाते हैं। तो एक बार और, सबसे पहले हमने सीखा टर्म्स, पद, फिर उसके बाद में हमने सीखा कि इन टर्म्स के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। टर्म्स के फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड के बारे में हमने जाना। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी थोड़ा सा भी आप लोगों को डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपकी बुक में या आपके दिमाग में या कहीं आपने देखा हो वो रह जाता है, तो आप लोग ज़रूर, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हर एक टीचर, कार्मेल के हर एक टीचर आप बच्चों से कनेक्शन में है, तो आप लोग किसी भी सेंटर कार्मेल के जहाँ पर भी आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी डाउट होता है तो उनको आप, जो भी आपकी टीचर है उस टाइम पर, जो भी उस ग्रुप की हेड है, टीचर हैं, आप उनको ये क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग लिख के नहीं बता सकते हैं व्हाट्सएप में तो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप में जा कर के अपनी बातों को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं कि हम वो जो टॉपिक्स आप लोग सीखना चाहते हैं वो आपके सामने में ला सके और घर बैठ के भी आप लोगों को आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ हम लोग टर्म्स और फैक्टर्स सीख चुके हैं। अब तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग टर्म्स, फैक्टर्स, पद और गुणनखंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे है हमारा कोएफिशिएंट्स, गुणांक। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार उनको लगता है कि जो फैक्टर्स है वही उसका कोएफिशिएंट है, गुणांक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के में भी आप लोगों को डिफरेंस को समझना है। तो कोएफिशिएंट्स मतलब एक शॉर्टकट तरीका है इसका सीखने के लिए कि कॉफ़ी आप लोग जानते हैं ना, कॉफ़ी जो हम पीते हैं, मतलब हम शुरुआत जो करते हैं वो कॉफ़ी से, तो उससे हम बहुत इजी से याद रख सकते हैं कि कॉफ़ी मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत करना। कई बार जो बहुत से लोग हैं जो मतलब अपने दिन की शुरुआत भी कॉफ़ी से करते हैं, इवनिंग में भी कुछ नया कुछ करना है तो वो कॉफ़ी पीते हैं, रात में उनको स्टडी करना है बहुत ज़्यादा तो बड़े बच्चे जो है कॉफ़ी को यूज़ करते हैं। बट आप लोग मत पीजिएगा, अभी आप लोग छोटे हैं, मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ एक एग्जांपल दे करके कि जो हम पहले करते हैं कोएफिशिएंट मतलब आप लोग ध्यान देना वो नंबर जिसमें चर और अचर दोनों हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों ही हैं, सिर्फ उसके आगे वाला नंबर, जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म्स में से ये नंबर है जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों ही हैं, ये रहा अचर और ये रहा चर, ये दोनों, इन दोनों में से जो पहला जिससे शुरुआत हुई है वो है हमारा 6। वो क्या है हमारा 6। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट हुआ, गुणांक हुआ, वो क्या हुआ 6 हुआ। ऐसे आप लोग बहुत इसको याद रख सकते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट में आपको गलती ना हो। उसके बाद हम एक्सप्रेशन 2 पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वो टर्म्स है जिसमें गुणांक हमें दिया हुआ है, वो कौन कौन सा टर्म्स है जिसमें हमें गुणांक दिया है, मतलब आपके सामने चर और अचर दोनों ही हैं। तो एक तो ये वाला और दूसरा ये, इसमें जो है फर्स्ट, इसमें जो आपका पहले क्या आ रहा है जिसे शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 3, वेरी गुड, एंड 3xy में 3 जो है वो हो गया आप लोगों का कोएफिशिएंट गुणांक, और दूसरा जो है वो हो गया 4 कोएफिशिएंट गुणांक। तो आप लोगों को ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये तीनों आप लोगों का क्लियर है कि क्या है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स, पद,
गुणनखंड और गुणांक। ये तीनों क्या है, इसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों को इसके बाद में क्या हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड उसके बाद में ट्राइनोमियल्स, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इसके बारे में बहुत आसानी से आप लोग सीख पाएंगे, क्योंकि आगे का जो लेवल है इसी के बेस पर, तो ये सभी लेवल का एक तरीके से देखा जाए तो बेस है, जिसका ये क्लियर है कि क्या है टर्म्स, क्या है कोएफिशिएंट्स और क्या है फैक्टर्स, कैसे इनको तोड़ा जाता है, कैसे मतलब नंबर्स के फैक्टर्स किए जाते हैं, कैसे हम ये बता सकते हैं कि एक पूरे मतलब एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है। आप टर्म्स को एक बार और मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, टर्म्स को याद रखने का जो आपका तरीका है प्लस और माइनस के द्वारा कितने भागों में वो बटा हुआ है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उसमें टर्म्स है। और ये मत टेंशन लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने बिना स्क्वायर वाले नंबर्स लिए हैं, तो यहाँ पर आखिरी एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक सिंपल सा, आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो जैसे आपके पास में है 3x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5x माइनस 2। इसको भी आप लोग आसानी से, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में। 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर 4। वेरी गुड। उसके बाद में अब आप लोग मुझे यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन सा है। अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो फर्स्ट 3x स्क्वायर का अगर आप लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स, क्योंकि x स्क्वायर का हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि अगर स्क्वायर जितनी उसकी पावर होती है, घात होती है, उतनी बार हम उसको लिखते हैं। -4 का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, -4y का 2, सबसे पहले -1 आप कॉमन ले सकते हैं, इंटू में 2 इंटू y। यहाँ पर छूट गया है तो यहाँ मैं बना रही हूँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसके आगे की क्या फैक्टर्स है वो, और साथ ही साथ हमारे कोएफिशिएंट्स गुणांक क्या क्या है, आप लोग करके नोटबुक्स में मुझे ज़रूर भेजेंगे, जो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर डालिएगा कि मैं आप लोगों के आंसर्स को चेक कर सकूं और ये जान सकूं कि आप लोगों ने आज जो कुछ भी सीखा है वो आप लोगों को समझ में आया है। और ध्यान रखिएगा आप लोगों का, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब था, लेकिन आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।